नवंबर 1998 राजस्थान सूबे में विधानसभा चुनाव पूरे हो गए थे। कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने का दावा पेश कर चुकी थी, लेकिन मामला मुख्यमंत्री के नाम पर अटका हुआ था, क्योंकि राजस्थान के इतिहास में पहली बार कोई जाट मुख्यमंत्री बनने के काफी नजदीक था। लेकिन दिल्ली में बैठी मैडम को कुछ और मंजूर था, लिहाजा मुख्यमंत्री की कुर्सी एक बार फिर जाटों के इतने पास आकर चली गई। आजादी से लेकर अभी तक सूबे में कई मुख्यमंत्री आए और गए, लेकिन जो कास्ट राजस्थान के सबसे इफेक्टिव कास्ट मैन गिनी जाती है, जिसकी टोटल पॉपुलेशन तकरीबन 10% है, जो सरपंच से लेकर सांसद बनती है, आखिर उसका अपना मुख्यमंत्री क्यों नहीं बना। साल 1952 ये साल राजस्थान के लोगों के लिए थोड़ा खास था, क्योंकि सूबे में पहले जनरल इलेक्शन होने वाले थे। ये चुनाव कई मायनों में दिलचस्प थे। इस चुनाव को राजशाही वर्सेस लोकशाही के तौर पर याद किया जाता है। एक तरफ जय नारायण व्यास, टीकाराम पालीवाल जैसे प्रभावशाली नेता थे, तो दूसरी तरफ लोकतंत्र में अपनी जगह तलाशते रॉयल फैमिलीज के राजा। चुनाव के नतीजे आए तो सभी हैरान थे, क्योंकि उस टाइम के कांग्रेस के सीएम कैंडिडेट जय नारायण व्यास खुद 2 जगह से हार गए थे। जोधपुर 20 सीट से जोधपुर के पूर्व महाराजा हनुवंत सिंह ने व्यास को लोकतंत्र के इस मैदान में 3000 वोटों से पछाड़ दिया था। ये चुनाव 140 सीटों पर हुआ, जिसमें कांग्रेस को 82 सीट मिली। राम राज्य परिषद और दूसरी पार्टियों के 78 सीटें हिस्से में आई। कांग्रेस की सरकार बीच मझधार में फंस गई, लेकिन नियति को कुछ और मंजूर था। चुनाव जीतने के बाद हनुवंत सिंह का प्लेन क्रैश में निधन हो गया। राजस्थान के इस लोकतांत्रिक दौर की शुरुआत हुई। टीकाराम पालीवाल पहले इलेक्टेड सीएम बने, बाद में नवंबर में उपचुनावों में जय नारायण व्यास जीते और सीएम की कुर्सी पर काबिज हुए। इस चुनाव में तकरीबन 12 जाट कम्युनिटी के विधायक चुनकर आए। ये जाट राजनीति की शुरुआत थी, क्योंकि उस दौर में सूबे में प्रोमिनेंट जाट नेता और पार्टी की कमी थी। इसीलिए ज्यादातर वोटर्स कांग्रेस के पक्ष में ही वोट देते थे। अब बारी आती है 1957 के चुनावों की। देश में स्टेट रिओर्गनाइजेशन एक्ट पास हो चुका था और सूबे की बाउंड्री भी थोड़ी बड़ी हो गई थी। मोहनलाल सुखाड़िया सूबे के मुख्यमंत्री बने। इस चुनाव में एक नया चेहरा सामने आया, वो थे परसराम मदेरणा, जो कि जाट राजनीति के शुरुआती नेताओं में गिने जाते हैं। इसके अलावा नाथूराम मिर्धा, रामनिवास मिर्धा, सुमित्रा सिंह ने भी बाजी मारी। इस बार जाट विधायकों की संख्या तकरीबन 23 हो गई, लेकिन सीएम की कुर्सी अभी दूर थी। देश के टॉप किसान नेताओं में जाटों का नाम उस टाइम टॉप पर आता था। बहरहाल 67 के चुनाव में जाट विधायकों की संख्या 26 हो गई। इस चुनाव में जाट समाज के कुल 26 विधायक चुने गए थे। सूबे में चुनावों का सिलसिला जारी रहा और यहां की सियासत और नेता वक्त के अनुसार बदलते रहे। जो नहीं बदली वो थी कांग्रेस पार्टी, क्योंकि उस टाइम सेंटर और स्टेट दोनों में कांग्रेस का बोलबाला था। 1998 तक आते आते ज्यादातर डोमिनेट कम्युनिटी के नेता सीएम की कुर्सी संभाल चुके थे। बरकतुल्ला खान, हरदेव जोशी, भैरू सिंह शेखावत, जगन्नाथ पहाड़िया, शिवचरण माथुर जैसे नेता मुख्यमंत्री की कुर्सी पर 1998 तक बैठे। इस बीच जाट नेताओं को प्रदेश और सेंटर में मंत्री तो बनाया जाता, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी से दूर रखा जाता। पॉलिटिकल पार्टियों की इस तरह जाट नेताओं की अनदेखी के पीछे कई कारण थे, जिनकी हम आगे वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल 1998 तक आते आते सूबे में अधिकतर बाहुल्य जातियों के सीएम बन चुके थे। यहां तक कि माइनॉरिटी से आने वाले बरकतुल्लाह खान भी सीएम की कुर्सी संभाल चुके थे। इस बीच रामनिवास मिर्धा, नाथूराम मिर्धा जैसे नेता तो आए, जो सीधा गांधी फैमिली को रिपोर्ट करते थे, लेकिन सीएम की दौड़ में कभी शामिल नहीं हो सके। नाथूराम मिर्धा
जो गांधी बाबा के नाम से फेमस थे, नाथूराम ने ही राजस्थान का पहला बजट पेश किया था। आजादी के बाद से ही जाट राजनीति का ध्रुव मिर्धा और मदेरणा परिवार के बीच घूमता रहा। जाट राजनीति इनके चारों ओर थी, लिहाजा इन परिवारों का मतभेद सीएम की कुर्सी के बीच बैरियर बन गया। वक्त के साथ सूबे की राजनीति में जातीय वर्चस्व का दौर शुरू हो गया था। सभी कम्युनिटी अपने अपने नेता को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर देखना चाहती थी। पड़ोसी राज्य हरियाणा में भी जाट नेता देवीलाल और बाद में ओम प्रकाश चौटाला सीएम की कुर्सी पर बैठ चुके थे। अब फास्ट फॉरवर्ड करते हैं साल 1998 में, जिसकी शुरुआत हमने वीडियो के स्टार्टिंग में की थी। यह साल जाट कम्युनिटी के लिए खास था। सूबे में असेंबली के चुनाव अभी अभी समाप्त हुए थे। शुरुआती रुझानों में कांग्रेस स्पष्ट बहुमत की ओर बढ़ रही थी। भाभोसा भेरू सिंह शेखावत के युग का अंत हो गया था, लिहाजा मुख्यमंत्री के नाम को लेकर बातचीत शुरू हो गई। इस बार कुर्सी की ये टक्कर अशोक गहलोत और जाट नेता परसराम मदेरणा के बीच होनी थी। चुनाव के नतीजे उम्मीद के अनुसार ही आए। परसराम मदेरणा भारी वोट से जीत चुके थे। अशोक गहलोत ने भी बाजी मार ली थी। राजस्थान असेंबली इलेक्शन के इतिहास में सबसे ज्यादा तकरीबन 35 विधायक जाट कम्युनिटी से चुनकर आए थी। लिहाजा ये छवि साफ होने लगी कि इस बार सीएम की कुर्सी पर कौन बैठेगा। 30 नवंबर को कांग्रेस ऑफिस में विधायक दल की मीटिंग बुलाई जाती है, लेकिन इस मीटिंग से कुछ दूरी पर खासा कोठी की होटल में कांग्रेस के राजस्थान प्रभारी माधवराव सिंधिया, गुलाब नबी आजाद और बलराम जाखड़ ठहरे हुए थे। बलराम जाखड़ किसी जरूरी काम से बाहर गए हुए थे। सभी विधायकों को एक एक करके रूम में बुलाया जाता और मुख्यमंत्री की पसंद के बारे में पूछा जाता और लास्ट माई मैडम की इच्छा भी बताई जाती। दरअसल सेंटर में बैठी सोनिया गांधी किसी बाहुल्य कम्युनिटी से आने वाले नेता को सीएम नहीं बनाना चाहती थी और कांग्रेस नेताओं के बोर्ड को राजस्थान इसी काम के लिए भेजा गया था। बलराम जाखड़ को अपने रिश्तेदार परसराम मदेरणा को मनाने के लिए भेजा गया था। काफी प्रयासों के बाद मदेरणा मान गए। मदेरणा को विधानसभा अध्यक्ष का लालच दिया गया था। मदेरणा ने सीएम का दावा छोड़ दिया था। मीटिंग खत्म हुई और इसके साथ जाट मुख्यमंत्री का सपना एक बार फिर धराशायी हो गया। अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बनाने पर सहमति बनी और परसराम मदेरणा की राजनीति पर फुल स्टॉप लग गया। आने वाला दौर अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे जैसे हार्डकोर पॉलिटिशियन का था, जो किसी भी कीमत पर सीएम की कुर्सी नहीं छोड़ना चाहते थे। टाइम के साथ मदेरणा और मिर्धा परिवारों का दशकों से चल आ रहा वर्चस्व समाप्ति की ओर था। लिहाजा जाट कम्युनिटी दूसरे नेताओं की ओर देखने लगी। इसके बाद दोनों पार्टियों में कई जाट नेता उभर कर सामने आए, लेकिन सीएम की कुर्सी अभी भी कोसों दूर है। उसके सेंटर और स्टेट में मिनिस्टर तो बना दिया जाता, लेकिन मुख्यमंत्री की रेस में शामिल नहीं किया जाता। आखिर क्या कारण थे कि लगभग राजस्थान के हर जिले में होने के बाद भी राजस्थान में अभी भी कोई जाट मुख्यमंत्री नहीं बना? इसके पीछे कई कारण थे। आइए जानते हैं इनके बारे में। जाटों और सीएम की कुर्सी के बीच दूरी का एक कारण उनकी आपसी मनमुटाव और आंतरिक कलह भी है, और ये बात कोई नई नहीं है। परसराम मदेरणा से नाथूराम मिर्धा तक और प्रेजेंट में देखें तो हनुमान बेनीवाल और कांग्रेस नेता हरीश चौधरी के बीच की कलह। जाट नेता शुरुआत से ही एकता दिखाने में असफल रहे और यही कारण उनका सीएम की कुर्सी से दूर रहने की वजह बन गया। मिर्धा और मदेरणा परिवार आपस में एक नैरेटिव बनाकर कभी साथ नहीं आ पाए, लिहाजा राजनैतिक दलों ने इसी का फायदा उठाकर दोनों को आपस में लड़वाने का काम किया। जाट कम्युनिटी शुरुआत से ही कांग्रेस सपोर्टर रही है, इसीलिए आपको ज्यादातर जाट नेता कांग्रेस में ही दिखाई देते थे। लेकिन ये नेता गांधी फैमिली से अपनी नजदीकियां नहीं बना पाए। वहीं आरएसएस से जाट नेताओं की दूरी बीजेपी से अनदेखी का कारण बनी।
लिहाजा वे सरपंच से लेकर सांसद तो बने, लेकिन मुख्यमंत्री का सपना कभी पूरा नहीं कर पाए। सभी पॉलिटिकल पार्टियां कास्ट पॉलिटिक्स के इक्वेशन को ध्यान में रखकर ऐसे किसी कास्ट के नेता को मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहते हैं जो उनका वोट बैंक तोड़ दे। राजस्थान में जाट कम्युनिटी के नेता अपने बेबाक बयानबाजी के लिए काफी कुख्यात है और कभी कभी यही बयान उनके किए मुसीबत खड़ी कर देते हैं। एक दो लोगों को नाम होगा, मुझे नहीं लगता कोई लड़ाई लड़ी राजस्थान के लोगों ने। महाराज सूरजमल को छोड़ दें, ये एक दो लोगों को छोड़ दें तो लड़ाई नहीं लड़ी। यहाँ सेटलमेंट हुए, एडजस्टमेंट हुए। शादी करने 70 किलोमीटर जब सेना आती थी ना मुगलों की, तो 70 किलोमीटर पहले चले जाते। बोले यहाँ मत आना, बेटी लेके वहीं आ रहा है, वहीं रुक जाओ। तालाब ठाकुर की भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजरा खेत का, खेत ठाकुर का, बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली अपनी, फसल ठाकुर की। ये बयान उनकी कम्युनिटी के वोटर्स को तो खुश कर देते हैं, लेकिन दूसरी कम्युनिटी के लोगों के लिए ये किसी पर्सनल अटैक से कम नहीं होते। लिहाजा दूसरी कम्युनिटी उन्हें अपने नेता मानने से हिचकिचाती है और पॉलिटिकल पार्टियां इन्हीं को ध्यान में रखकर सीएम फेस डिसाइड करती है कि वो कैंडिडेट सभी कम्युनिटी में एक्सेप्टेबल हो। इस बात का एग्जाम्पल आप हनुमान बेनीवाल के भाषणों में देख सकते हो, जो कभी कभी विवादित बयान की लिस्ट में आ जाते हैं। अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे हमें गोली खानी पड़े, लाठी खानी पड़े, लेकिन इस तरह कौम के साथ अन्याय होगा तो विधानसभा छोड़ के गांव के अंदर जाकर सेवा करेंगे। जिनको जाट बिरादरी जो राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा बलवान मीटर और सबसे ज्यादा संख्या में जाट जाति राजस्थान के अंदर है और राजनीतिक दृष्टि से भी ये जाति आज राजस्थान के अंदर सब जातियों से आगे। राजस्थान में अक्सर राजपूत और जाट कम्युनिटी के बीच वर्चस्व की जंग देखने को मिलती है। लिहाजा पॉलिटिकल पार्टियां एक कास्ट के नेता को सीएम बनाकर दूसरी कम्युनिटी की नाराजगी मोल नहीं लेना चाहती है। आज की बात करें तभी भी जाट कम्युनिटी और सीएम की कुर्सी की दूरी कम नहीं हुई है। हनुमान बेनीवाल प्रेजेंट माई जाट कम्युनिटी के फेस के रूप में नजर आते हैं, लेकिन बिना किसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के अपनी पार्टी बनाकर सीएम की कुर्सी तक पहुंचना मुश्किल है। वहीं बीजेपी से देखें तो सतीश पूनिया जैसे जाट नेता सीएम फेस की लिस्ट में ऊपर दिखते हैं, लेकिन आरएसएस से दूरी कई बार बीच में आ जाती है। इसका ताजा एग्जाम्पल हमें 2023 में देखने को मिला, जब आरएसएस के करीबी और पहली बार विधायक बने भजनलाल शर्मा सीधा मुख्यमंत्री बन गए। कांग्रेस से भी गोविंद सिंह डोटासरा जैसे हार्डकोर पॉलिटिशियन सीएम की लिस्ट में शामिल है। 2018 में जब हनुमान बेनीवाल ने बीजेपी से अलग होकर जयपुर में लाखों समर्थकों के साथ नई पार्टी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का ऐलान किया, तो जाट कम्युनिटी के लोग एक बार फिर सीएम की कुर्सी की तरफ देखने लगे। अब बारी आती है 2018 के चुनावों की। आरएलपी जाट मेजॉरिटी सीटों पर अपने कैंडिडेट खड़े करती है। हनुमान बेनीवाल की ये पार्टी उम्मीद से कई बेहतर परफॉर्म करती है और 3 सीटें जीतने में कामयाब हो जाती है। इसी के साथ सूबे में थर्ड फ्रंट का उदय होता है, लेकिन 2023 के इलेक्शन में यह सपना फिर बिखर जाता है, क्योंकि इस बार आरएलपी सिर्फ अपना किला खिमसर मुश्किल से बचा पाती है, लेकिन उपचुनाव में वो किला भी निस्तेनाबूद हो जाता है। बहरहाल आने वाले चुनावों में देखने लायक बात होगी कि क्या हमें जाट मुख्यमंत्री देखने को मिलता है या नहीं। आपका क्या विचार है इस मुद्दे पर हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।